नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से भी एक बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसे स्पेशली एंटीशिप रोल के लिए डेवलप किया जा रहा था। अभी तक हमारे पास जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है या डीआरडीओ की तरफ से जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया, उन सभी को हम आमतौर पर सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक करने के लिए ऑपरेट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल को एंटीशिप स्ट्राइक रोल के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। अब चाइना के पास पहले से ही इस कैटेगरी के मिसाइल मौजूद है, जिसमें DF-21D और DF-26 जैसे मिसाइल आप काउंट कर सकते हैं और इनकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। अब तक भारत की तरफ से कभी भी बैलिस्टिक मिसाइल को बेस करके एंटीशिप मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश नहीं किया गया। तो हमारा जो मेन फोकस रहा था वो क्रूज मिसाइल के ऊपर था, यानी कि हम जो भी एंटीशिप मिसाइल को बनाने की कोशिश कर रहे थे वो सभी की सभी क्रूज मिसाइल थे, जिसमें आप लोग ब्रह्मोस को काउंट कर सकते हैं या फिर निर्भय मिसाइल को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से एक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है। इस मिसाइल को अभी तक कोई फॉर्मल नाम नहीं दिया गया, लेकिन इससे बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ज्यादातर इसको लेकर जो न्यूज सामने आया था वो अग्नि प्राइम के टेस्ट के कुछ ही दिन बाद ही सामने आया था। तो डाउट किया जा रहा था कि इसकी जो मेन कंपोनेंट्स होने वाले वो सभी के सभी अग्नि प्राइम से डिराइव किया जा रहा है। इसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से कंप्लीट डिजाइन को भी तैयार कर लिया गया और बस पीएमओ ऑफिस की तरफ से इसको लेके क्लियरेंस देना बाकी है, जिसके बाद इसकी डेवलपमेंटल ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। अभी मिसाइल भारत के लिए काफी अहम मिसाइल होने वाला है, क्योंकि इसे हम इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडक्ट करने के बाद हम आसानी से पूरे इंडियन ओशन रीजन पर अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना की तरफ से अपनी DF-21 सीरीज की मिसाइल की वजह से यूएस की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी चैलेंज कर सकता है, और यूएस को भी कहीं ना कहीं मिसाइल का डर बना रहता है कि अगर वो चाइना के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेंगे तो चाइना की तरफ से उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इन बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज के टारगेट को आसानी से स्ट्राइक कर सकते हैं। भले ही यूएस के पास बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी खतरा वहां पे बना रहता है। ठीक वैसे ही भले ही चाइना की नेवी हमारे मुकाबले काफी बड़ा है, पर अगर इस मिसाइल को हम लोग अंडमान के पास और इंडियन मेनलैंड के करीब डिप्लॉय करेंगे तो हम पूरे इंडियन ओशन रीजन के अलावा बे ऑफ बंगाल के ऊपर और अरेबियन सी के ऊपर भी अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। और कोई भी नेवी हो जाए या फिर कोई कितनी भी बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हो जाए, वो कभी भी इंडियन मेनलैंड पर सीधे हमला करने की साहस नहीं करने वाले, क्योंकि इससे हम लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि अगर अंडमान के ऊपर तैनात होता है तो पूरे इंडियन ओशन रीजन इसकी रेंज के अंदर आ जाएंगी। तो चाइना अपनी नेवी को इंडियन ओशन रीजन में भेजने से पहले हम उसकी वेसल को टारगेट कर पाएंगे। और जिस तरीके से चाइना अपनी DF-21 सीरीज की मिसाइल को लेके सभी को धमकाता रहता है और साउथ चाइना सी रीजन में अपनी कंट्रोल को बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही हम चाइना के साथ भी इस मिसाइल के दम पर खेल सकते हैं। अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। आप सभी जानते होंगे कल हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन इसमें हमने एक इशू के बारे में बात किया था, जो कि इसकी लिफ्ट की साइज को लेके था, क्योंकि इसकी लिफ्ट की साइज 14 मीटर लेंथ में और विड्थ में करीब 10 मीटर था, जो कि MiG-29 तेजस की नेवल वेरिएंट और ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर और यहाँ तक कि F-18 को तो जैसे तैसे ऑपरेट करने में काम कर सकता है, लेकिन इससे रफाल M को ऑपरेट नहीं किया सकता। और अभी हमारी नेवी की फ्यूचर टेंडर में जो मेन कंटेंडर्स है उसमें से सिर्फ F-18 को ही इससे ऑपरेट किया जा सकता है। अब इसके बाद तब हमने आपको बताया था कि अभी साथ जो टेंडर फ्लोट किया गया था, इसमें जो नए फाइटर जेट को खरीदा जाएगा उनको विक्रांत के बदले विक्रमादित्य पर डिप्लॉय किया जाएगा और INS विक्रमादित्य से इनको ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि अभी तक INS विक्रमादित्य की लिफ्ट की साइज हमको पता नहीं था, जो कि अभी पता चल चुका है, जिसके मुताबिक इसकी लिफ्ट की साइज 18.8 मीटर लेंथ में और विड्थ में करीब 9.9 मीटर है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत ये है कि इसका जो लिफ्ट है वो सी फेसिंग लिफ्ट नहीं है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच में मौजूद है, जो कि थोड़े ओल्डर डिजाइन के लिफ्ट है। इसके बारे में हम एक अलग ही वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि इसमें रफाल तो क्या F-18 को भी ऑपरेट करने में हमको दिक्कत हो सकता है,
पहली बात तो ये कि रफाल एम की विंग्स को फोल्ड नहीं किया जा सकता है और बिना विंग्स को फोल्ड किए इसकी लेंथ लगभग 11 मीटर के आसपास की, जो कि करीब 10.9 मीटर के आसपास की, जो कि कभी भी एक 9.9 मीटर की लिफ्ट में फिट नहीं होने वाला, इनकी 1 मीटर के आसपास बड़ा होने वाला। इसके अलावा F-18 की बात करें तो भले ये लेंथ में थोड़ा लंबा, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर के आसपास है, लेकिन ये फिर भी INS विक्रांत की लिफ्ट में फिट हो सकता है। पर अगर इसकी विड्थ की बात करें, यानी कि विंग स्पैन की बात करें, तो F-18 का जो विंग्स है उसको फोल्ड करने के बाद भी इसका लेंथ 9.93 मीटर होने वाला, जो कि लिफ्ट की साइज से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, यानी कि 0.03 मीटर यहाँ पे ये लिफ्ट की साइज से बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस टेंडर में नेवी की तरफ से रफाल और F-18 में से किसी एक फाइटर जेट को भी खरीदा जाता है तो इनको हमारे कैरियर से किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि भले हम इनको डेक पर ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन इनको स्टोर करने के लिए हमको इनको लिफ्ट में ले जाना पड़ेगा, जिसमें विक्रांत में से जैसे तैसे हम लोग F-18 को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लिफ्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन विक्रमादित्य में ना तो रफाल फिट होने वाला और ना ही F-18 फिट होने वाला है। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनता है जिसमें एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकता है, जिससे लिफ्ट की साइज को थोड़ा इंक्रीज किया जा सकेगा। और पहले भी INS विक्रमादित्य की लिफ्ट को बेहतर किया जा चुका है, जिसमें इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को 20 टन से 30 टन तक इंक्रीज किया गया था। और अगर नेवी रफाल और F-18 में से किसी एक को ऑपरेट करना चाहता है तो आगे चल के हमें हमारी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की लिफ्ट को एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ सकता है, वरना अगर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो उसको हमारे दोनों कैरियर से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और उसको अगर हमको फ्यूचर में ऑपरेट करना है, यानी कि हम फ्यूचर प्लान करके चलते हैं कि हमको कोई फॉरेन फाइटर नहीं चाहिए, बल्कि हम आगे चल के सीधे तौर पर हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे कैरियर में हमको अभी कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट मिडजेट सबमरीन को लेके। अब आप सबको पता होगा कि LNT की तरफ से कुछ साल पहले एक मिडजेट सबमरीन को डेवलप करने का दावा किया गया था और उसके बाद अलग अलग एक्सपो के दौरान LNT की तरफ से अपनी मिडजेट सबमरीन को डिस्प्ले किया जा रहा था। अब ये सबमरीन साइज में तो किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले छोटे होते हैं और इनको मेनली स्पेशल फोर्सेस के द्वारा कॉवर्ट ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर स्लो वाटर ऑपरेशन में इसको ऑपरेट किया जाता है, जहां पर नॉर्मल कन्वेंशनल साइज के जो सबमरीन होते हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकते। अभी बताया जा रहा है कि LNT की तरफ से अपनी इस नई मिडजेट सबमरीन के लिए कस्टमर्स को तलाश करना शुरू कर दिया गया और LNT की कस्टमर्स के लिस्ट में जो प्राइमरी कस्टमर्स की लिस्ट होने वाली उसमें एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को ऐड किया जा रहा है। इसमें से LNT की तरफ से मेनली एशियन कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि LNT को पता है कि अभी चाइना को काउंटर करने के लिए एशियन कंट्रीज सबमरीन को एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं और कॉस्ट की वजह से हो सकता है वो बड़े कन्वेंशनल सबमरीन को खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे और इनको ऑपरेट करने में भी ज्यादा खर्चा होने वाला है। साथ ही इनको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो भी नेवी अभी पहले सबमरीन को एक्वायर करना चाहते हैं और उनको ऑपरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए इस सबमरीन बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसमें इनिशियल एक्सपीरियंस को गेन किया जा सकता है और छोटे होने की वजह से इनको पानी के अंदर डिटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिससे ये स्लो वाटर ऑपरेशन में या किसी बड़े कन्वेंशनल सबमरीन के लिए और बड़े वॉरशिप के लिए भी बहुत ही खतरा बन सकते हैं। LNT की तरफ से इस सबमरीन का नाम SOV-400 रखा गया है और इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये बस 550 टन के आसपास होने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें 2 टॉर्पेडो मौजूद होने वाली है। इसमें LNT की तरफ से मॉडर्न सोनार्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम और डिटेक्शन सिस्टम को भी ऑफर किया जाने वाला है और मोस्टली ये सब कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब भारत चाहे तो ऐसे कुछ सबमरीन को भी ले सकता है जिनको मेनली हमारी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अगर भारत चाहे तो अपनी सर्किट एरिया में इसको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वरना वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया ऐसे देश इसको आगे चल के खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।